स्वागत है आपका। 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से स्कूल टाइम को लेकर नई अपडेट देंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल जिला ऊना में ही स्कूल्स को लेकर टाइमिंग बदली गई थी, लेकिन बाकी जिलों में भी अब ये टाइमिंग बदली जा सकती है। आखिरकार किस वजह से और क्या ये समय सारिणी फिर रखी जाएगी, जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी बात पेंशनर्स को लेकर कहना चाहेंगे और कर्मचारियों से संबंधित भी, क्योंकि ये जानकारी है लगातार, क्योंकि ये मांग की जा रही थी कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ और अन्य वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। तो इस पर फैसला अब सरकार की ओर से कब तक ले लिया जाएगा, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तीसरी बड़ी बात उन पेयजल योजनाओं को लेकर करेंगे जो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है लगातार, क्योंकि तापमान में आए दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस वजह से कितनी पेयजल स्कीम्स प्रभावित हुई हैं और कहां कहां पानी को लेकर परेशानी हो रही है या होने वाली है, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगले 6 दिन मौसम बिल्कुल इसी तरह का बना रहेगा, यानी कि साफ मौसम रहने वाला है और ज़्यादा तापमान में बढ़ोतरी होगी। आज भी तकरीबन 8 जिलों में हीट वेव महसूस की गई है, जिसमें शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, सोलन, ऊना, मंडी और कांगड़ा है। यहाँ पर हीट वेव महसूस की गई है और अगले 24 घंटे में लू भी चलने वाली है, यानी कि गर्म हवाएं चलने वाली हैं। ये 7 जिलों को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, ऊना और शिमला, यहाँ लू चलने की चेतावनी है। इसीलिए लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है और बाहर तभी निकले जब कुछ ज़रूरी काम हो, क्योंकि कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी लू के दौरान व्यक्ति आ जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर तापमान में बढ़ोतरी की बात करें तो 42 डिग्री के ऊपर ये देखिए तापमान पहुंच गया है। नेरी और ऊना में 43 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। बिलासपुर में 42 डिग्री तापमान आज दर्ज किया गया है। धौला कुआं में भी 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पिछले कल 40-41 तक था, आज 43 तक पहुंच गया है और अगले 24 घंटे में तो लू भी चलने वाली है 7 जिलों में, जिन्हें लेकर हमने आपको अपडेट दे दी है। दूसरी बात करना चाहेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी, क्योंकि जल्दी ही अब ये भी हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, 20 मई को अमेठी में और रायबरेली में वोटिंग हो जाएगी, जिसके बाद हिमाचल आने की संभावना है राहुल गांधी की भी, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी। इसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के नेताओं की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि इनकी ओर से जनसभाएं भी संबोधित की जाएंगी। स्टार प्रचारक के तौर पर सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही यहां नहीं पहुंचेंगे, बल्कि इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा है वो भी आने वाली हैं। राजीव शुक्ला कांग्रेस प्रभारी जो कि हैं वो भी यहां पर जनसभा संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसके लिए यहां पहुंचने वाले हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एज अ स्टार प्रचारक यहां पर अपनी भूमिका अदा करने वाले हैं। इसके लिए शेड्यूल बनना शुरू हो चुका है। जल्दी ही तय होकर ये शेड्यूल हमारे समक्ष आएगा। और बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला स्थित अपने निजी आवास पर ही रुकेंगी और बेस कैंप भी इस बार अपने आवास को वो बना सकती है चुनावों को लेकर। हालांकि पड़ोसी राज्यों में भी उनकी ओर से चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा और शिमला से ही रुख करने वाली हैं पड़ोसी राज्यों के लिए भी, ये भी अभी माना जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से जो बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, आज उसे लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल विक्रमादित्य सिंह का ये मानना है कि जो 400 पार की बात बार बार भाजपा नेताओं की ओर से कही जा रही है, ये महज जुमला है, क्योंकि उत्तर में दक्षिण में सफाया भाजपा का हो चुका है और ऐसे में असंभव है कि 400 पार ये बाजी मार जाए। इसीलिए ये लोगों को भ्रमित करने की केवल कोशिश हो रही है, माहौल बनाया जा रहा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि अब तो भाजपा के नेता ही ऐसा कहने लग गए हैं और ये कर्नाटक के नेता हैं जिनकी ओर से कहा गया है कि जैसे ही 400 पार ये जीत हासिल कर लेंगे उसके बाद संविधान में भी बदलाव करने वाले हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है इस वक्त भाजपा नेताओं के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। ये भी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से स्टेटमेंट सामने आई है और साथ ही साथ अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने एक भाजपा प्रत्याशी को भी घेरा है। लाहौल स्पीति से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्हें लेकर उनका ये मानना है कि बार बार वो दलित समाज को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में रवि ठाकुर की ओर से ये कहा गया था कि एक ही बारी आरक्षण एक परिवार को मिलना चाहिए, तो ये सीधे तौर पर दलित समाज पर वो हमला कर रहे हैं। ये भी विक्रमादित्य सिंह की ओर से स्टेटमेंट दी गई है। हालांकि इस पर रिएक्शन किस तरह का सामने आता है उन परिवारों की ओर से जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, ये देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा।
देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे पर मामला दर्ज हुआ है। हालांकि ये पिछले कल भी अपडेट काफी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा की जा रही थी, लेकिन आज इस पर रिएक्शन सामने आया है देवेंद्र भुट्टो की ओर से, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं। दरअसल देवेंद्र भुट्टो का ये कहना है कि जो इन पर मामला दर्ज हो रहा है झूठा है, पहले ही डिसमिस हो चुका है और दोबारा से ये पीडब्ल्यूडी पर दबाव बनाया गया है सरकार की ओर से, ताकि उनकी छवि खराब की जा सके। पीडब्ल्यूडी की ओर से थाने में शिकायत की गई है और शिकायत में ये कहा गया है कि जो देवेंद्र भुट्टो के बेटे हैं, क्योंकि वो सरकारी ठेकेदार हैं और टेंडर हासिल करने के लिए उन्होंने झूठे दस्तावेज यानी कि फर्जी दस्तावेज दिखाए हैं, इसी के चलते उनकी शिकायत थाने में की गई है, एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है। लेकिन इस बीच देवेंद्र भुट्टो का ये मानना है कि वो घबराने वाले नहीं हैं, उनकी और उनके परिवार की केवल छवि खराब की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जहां भी उनके बेटे की जरूरत पड़ेगी जरूर उनके बेटे जाएंगे, इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीडब्ल्यूडी सरकार के दबाव में आकर इस तरह के कार्य कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, कुछ दिन पहले ही यहां मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से यह बात कह दी गई थी कि जितने भी बिके हुए नेता हैं जल्द ही इन सब की कुंडलियां खुलने वाली है और बारी बारी से सब पर कार्रवाई भी होगी। शुरुआत एक तरह से देवेंद्र भुट्टो से होती हुई नजर आ रही है। हालांकि भुट्टो का ये मानना है कि झूठा केस है, पुराने गड़े मुर्दे यहां पर उखाड़े जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जो केस पहले ही खत्म हो गया है, डिसमिस हो चुका है, उस पर दोबारा से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत की ओर से भी बड़ी बात कही गई है। विक्रमादित्य सिंह से इन्होंने सवाल किया है कि अपने माता और पिता का लाल होने के सिवाय इनमें और क्या प्रतिभा है, ये भी इन्हें जनता को बतानी चाहिए। सिर्फ ये इतना ही कहते हैं कि ये राजा साहब के बेटे हैं और इसके अलावा अपना कोई और विजन तो साझा नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि बार बार इन्हें कोसा जा रहा है इस बात पर कांग्रेस नेताओं की ओर से कि ये मोदी के नाम पर वोट मांग रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री का चेहरा तय करने वाले हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री का चेहरा है, तो जरूर वो इनके नाम पर ही वोट मांगेंगी। अभी तक उनके नाम पर ही वोट मांगे हैं, आगे भी उन्हीं के नाम पर वोट मांगने वाली हैं। तीसरी बात उन्होंने ये भी क्लियर की है कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो विक्रमादित्य सिंह सांसद बनकर क्या ही कर लेंगे। एक तरह से पलटवार उन्होंने किया है, क्योंकि लगातार मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से ये कहा जा रहा था कि वो मोदी के नाम पर वोट मांग रही हैं, अपना विजन कुछ भी लोगों के सामने दर्शा नहीं रही हैं। तो कंगना रनौत का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री का ही चेहरा तय किया जाता है, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए उनके नाम पर वो बार बार वोट मांग रही हैं। लेकिन इस बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी बड़ा तंज कंगना रनौत ने कसा है, जिसमें उनका कहना था कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खान डोमिनेटेड है और दूसरी ओर वो सनातन का झंडा उठाकर रखती हैं, यानी कि सनातन के लिए उन्होंने ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में आवाज़ उठाई है। नहीं तो हर एक्टर, एक्ट्रेस और जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं वो कहीं ना कहीं खान डोमिनेटेड हो गए हैं। और इस बीच जब उन्होंने सनातन का झंडा उठाया तो उन्हें भी दबाने की कोशिश की गई, कई करोड़ों के प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से छीन लिए गए। उन्हें उस बात का दुख नहीं है, बल्कि इसी बात की खुशी है कि अपने धर्म के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि देश विरोधी सोच रखते हैं और सैनिकों का बल गिराने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही मूवीज भी बनाते हैं। लेकिन कंगना रनौत सबसे हटकर है, इसीलिए उन्होंने मणिकर्णिका जैसी मूवी भी बनाई है। हालांकि कई उदाहरण उन्होंने अपनी फिल्मों को लेकर इसमें दिए हैं और ये भी एक तरह से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को घेरते हुए कहा है कि ये खान डोमिनेटेड है पूरी तरह से और वहाँ पर इन खान्स की ही चलती है, लेकिन अकेला मुकाबला करने वाली सिर्फ कंगना रनौत ही इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में थी। तो वो तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री थी, यहाँ पर तो सिर्फ कांग्रेस से मुकाबला है और कांग्रेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, ये भी एक स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है। ट्रक ऑपरेटर्स पर बड़ा बयान मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिया गया है, जिसमें इनका ये मानना था कि अभी 15 महीने ही सरकार बनाए हुए थे कि उसी दौरान यहाँ अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद कर दिया गया और एसीसी भी अडानी की ओर से बंद किया गया। जब अडानी समूह से मुख्यमंत्री ने बात की तो साफ तौर पर ये शब्द अडानी समूह के समक्ष रख दिए गए थे कि यहाँ प्रदेश के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और प्रदेश सरकार ने अपना इतना कड़ा रुख रखा कि अडानी समूह को भी सरकार के समक्ष झुकना पड़ा। ये इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि प्रदेश के हितों का समझौता हो, ट्रक ऑपरेटर्स को कोई परेशानी हो, इसीलिए अपनी बात
काफ़ी ज़्यादा गहराई से और मजबूती से रखी गई थी कांग्रेस सरकार की ओर से, और आगे भी ऐसा ही होने वाला है। हालांकि भाजपा ने हर बार रोकने की कोशिश की है, हर बेहतरीन कार्य को बाधा उसमें उत्पन्न की है। ऐसा ही उस वक्त भी हुआ था कि अंबुजा सीमेंट प्लांट रोकने में कहीं ना कहीं बड़ा हाथ केंद्र की भाजपा सरकार का ही था, लेकिन इससे भी वर्तमान सरकार पूरी तरह से निपटी है और ये बात उन्होंने बिलासपुर में कही। साथ ही साथ नालागढ़ में तो एक बड़ी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। दरअसल यहाँ उन्होंने निर्दलियों के नाम ही पूरी तरह से बदल कर रख दिए हैं। केएल ठाकुर क्योंकि वहां से पहले आज़ाद प्रत्याशी थे और आज़ाद विधायक थे, और इस बीच यहाँ मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना था कि जो केएल ठाकुर है उनका नाम केएल ठाकुर नहीं बल्कि केएल बिके हुए है, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। न जाने कितने करोड़ों में वो बिक गए, जनता की भावनाएं उन्होंने बेच डाली है। उन्हें सार्वजनिक विकास नहीं चाहिए था, सिर्फ निजी विकास चाहिए था, और इस बात का सबूत उन्होंने दे भी दिया है। ये एक ऐसे आज़ाद विधायक थे जो कि विधानसभा के बाहर बैठ गए थे अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए, तो इससे ज्यादा उन्हें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है केएल बिके हुए का। ये शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से आज किया गया है, और बारी बारी से सभी बिके हुए नेताओं की कुंडलियां भी अब खुलने वाली है, ये भी मुख्यमंत्री की ओर से संकेत दिए गए हैं। दरअसल सबसे पहले सुधीर शर्मा को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री की ओर से किया गया था, फिर दूसरी बारी में देवेंद्र भुट्टो को लेकर भी ऐसे ही शब्द कहे गए। हालांकि भुट्टो और उनके बेटे के ऊपर अभी केस भी दर्ज हुआ है। अब देखिए, तीसरी बात करना चाहेंगे तो यहाँ केएल ठाकुर को भी केएल बिके हुए का नाम मुख्यमंत्री की ओर से दे दिया गया है। मुख्यमंत्री का यह भी मानना था कि जो सम्मान उन्होंने केएल ठाकुर को देना चाहा शायद उन्हें वो रास नहीं आया। भाजपा की ओर से जो अटैची दी गई है वही सम्मान के तौर पर केएल ठाकुर को दिखी है। देखिए, बिलासपुर पुलिस की ओर से एक जरूरी फरमान जारी किया गया है और ये विशेष तौर से वाहन चालकों के लिए है। NH4 लेन पर अब वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए कैमरा स्थापित कर दिए गए हैं। ये ITMM कैमरा स्थापित किए गए हैं, ITMS कैमराज ये स्थापित किए गए हैं। हालांकि अभी तक ये ट्रायल बेस पर चल रहे थे, लेकिन अब इसमें कैप्चर होंगी वो सभी गतिविधियां जहां उल्लंघन किया जा रहा होगा नियमों का। जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो भी नियम आते हैं उनका पालन करना होगा। निर्धारित गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार में अगर कोई वाहन चलाता है तो अगर ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर होती है तो उसका चालान होगा। बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, ट्रिपल राइडिंग इत्यादि के चालान नियमित रूप से कार्य करना अब शुरू कर दिया जाएगा। तो ये इसीलिए एक तरह से फरमान जारी किया गया है, वाहन चालक है वो सावधान हो जाए, क्योंकि जानी नुकसान भी होता है और साथ ही साथ उनका आर्थिक तौर पर भी अब नुकसान होने वाला है। अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं, नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं, तो इस बीच वो इन कैमराज में रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, ITMS कैमराज वहां पर स्थापित कर दिए गए हैं, और इस बीच कोई भी गलती होती है, बहुत ही तेज रफ्तार से भी वाहन चला रहे हैं, तो उसे भी अब यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल टाइम पर आना चाहेंगे। स्कूल टाइम बदल सकता है बाकी जिलों में भी, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जिला ऊना में बदलाव हुआ। वहां पर बार बार DC ऊना के पास क्योंकि ये मांग उठाई जा रही थी अभिभावकों की ओर से कि 8 बजे से लेकर 1 बजे का समय रखा जाए। उस वक्त बच्चे गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, बच्चों के लिए भी वो मुसीबत बन जाता है और बड़ों के लिए भी। हालांकि फिर ये समय में बदलाव कर भी दिया गया था। मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का समय ही रखा गया था छात्रों के लिए। लेकिन अब बाकी जिलों से भी ये डिमांड उठ रही है, जिसमें कि बिलासपुर है, हमीरपुर है और नालागढ़ से भी अभिभावक ये डिमांड रख रहे हैं कि तापमान की बढ़ोतरी वहां पर लगातार हो रही है, गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि समय सारिणी में बदलाव हो। हालांकि ये उच्च शिक्षा निदेशालय में अभी डिमांड पहुंची है और उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से हमें ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने उपनिदेशकों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है। उपनिदेशक अपने स्तर पर अब समय सारिणी में बदलाव कर सकते हैं। जितने भी फील्ड ऑफिसर्स हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद कि उनके क्षेत्र में तापमान कितना ज़्यादा हो गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ अब समय बदला जा सकता है। और दूसरी बात, ये जो DCs हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्हें भी इसके लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि जो
जिला उपायुक्त है वो भी अपने स्तर पर स्कूल की समय सारिणी में बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ अभिभावक जो चाहते हैं उसी मुताबिक समय बदला जाएगा, लेकिन अभी हम इतना कहना चाहेंगे सिर्फ ऊना जिला में ही बदलाव किया गया है, लेकिन इसके बाद हमीरपुर, बिलासपुर में भी बदलाव हो सकता है। और सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पर नालागढ़ से भी देखिए सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर समय सारिणी 8 बजे से लेकर 1 बजे तक कर दी जाएगी तो छात्रों की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। इस बीच उन्हें भी गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी और अभिभावकों को क्योंकि स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है, तो इस बीच दिन के समय सबसे ज़्यादा समस्याएं सामने आती हैं। तो अब देखना होगा डिमांड पर कितना ज़्यादा असर होता है और जिन उपनिदेशकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है वो कितनी जल्दी समय सारिणी में बदलाव करते हैं। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी कहना चाहेंगे, लगातार क्योंकि इनकी ओर से डिमांड उठाई जा रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाए और अन्य वित्तीय लाभ और सीनियरिटी भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। हालांकि कोर्ट की ओर से पहले ही ये फैसला सुना दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि काउंट होनी चाहिए सीनियरिटी और अन्य वित्तीय लाभ देने के लिए। अभी नया हफ्ता जो शुरू होने जा रहा है, यानी कि अगले कल सोमवार से जो हफ्ता शुरू होगा, इसी सप्ताह में ये कार्यालय आदेश जारी किए जा सकते हैं। हालांकि पहले वित्त सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसमें निर्णय हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो डिसीजन आया था उसके आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, जो कि अब हो गया है। तो इसी सप्ताह यहाँ अभी सरकार की ओर से इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें देखिए क्या है कि जो कार्यालय आदेश जारी होंगे उसमें पात्र कर्मचारी और पेंशनर्स जो होंगे उन्हें 1 महीने का समय दिया जाएगा विकल्प देने के लिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए 10 साल का समय सेवाएं देते हुए हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी उसमें काउंट की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के साथ यानी कि 10 साल की सर्विस पूरी हो गई है तो इसमें फिर पात्र हो जाएंगे वो कर्मचारी पेंशन के लिए। तो यही मांग इनकी ओर से उठाई जा रही थी। 3 साल क्योंकि अतिरिक्त पहले देने पड़ रहे थे, 2 साल फिर उसके बाद अतिरिक्त देने पड़ रहे थे जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रिड्यूस कर दिया गया था। तो अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी काउंट होगी और कॉन्ट्रैक्ट की अवधि समेत अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं सर्विस देते हुए तो पेंशन के हकदार फिर ये कर्मचारी होने वाले हैं। इससे पहले क्योंकि आयुर्वेद विभाग के शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार केस में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सरकार क्योंकि हार गई थी और साथ ही साथ कर्मचारियों की जीत हुई थी और हाई कोर्ट में भी वही देखने में आ रहा है कि जितने भी इंडिविजुअली केसेस गए कॉन्ट्रैक्ट अवधि को काउंट करने के लिए और जो भी वित्तीय लाभ कर्मचारी मांग रहे थे उसमें भी डिसीजन इसी तरह का सामने आया। कहीं ना कहीं बार बार सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा है, इसलिए अब ये फैसला लागू होकर रहेगा और अगले सप्ताह इसमें डिसीजन सामने आने वाला है। हिमाचल में अधिकतम तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और दूसरी ओर जितनी भी पेयजल स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। वर्तमान महीने में 14 मई तक की रिपोर्ट का अगर आकलन करें तो जल शक्ति विभाग की 253 पेयजल योजनाओं पर असर पड़ा है। इनमें से 24 पेयजल योजनाएं 50 से 75% तक सूख गई है, जबकि 70 पेयजल योजनाएं 25 से 50% तक सूखे से प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा 160 पेयजल योजनाओं में सूखे का 25% तक असर है। इस कारण कल 822 गांव की पेयजल सप्लाई प्रभावित हुई है और अभी भी ग्रामीण इलाकों में देखा जा सकता है कि दूर दराज बावड़ियों से लोगों को पानी लाना पड़ रहा है। अभी से ही फिलहाल पानी को लेकर इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है और कारण ये है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। देखा जा सकता है अधिकतम तापमान आज का भी 43 सेल्सियस यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अब इस तरह के हालात बन रहे हैं। आने वाले दिनों में और परेशानी हो सकती है क्योंकि अभी अगले 6 से 7 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और लू को लेकर भी अब तो यहाँ पर देखिए चेतावनी दे दी गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस से एक सवाल पूछा है। दरअसल बिजली को लेकर उन्होंने ये सवाल किया है कि वादा किया गया था 300 यूनिट फ्री बिजली यहां पर दी जाएगी। निःशुल्क बिजली देने का वायदा जरूर कांग्रेस ने किया लेकिन पूरा करती हुई नजर नहीं आ रही है और पूर्व जयराम सरकार में जो 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दी भी जा रही थी अब उसे भी बंद करने के बहाने सरकार की ओर से यहां पर ढूंढे जा रहे हैं। और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाए हैं। इस योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे,
जिससे बिजली बच जाएगी और फिर बची हुई बिजली सरकार खरीदेगी ताकि लोगों की आमदनी भी उससे बढ़ सके। आज बिजली पर ही एक तरह से इन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है और पूरा फोकस भी अपने भाषण में बिजली पर ही रखा था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो गारंटीज दी गई थी उसमें एक गारंटी ये भी थी कि 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जाएगी। तो इस पर कोई कार्य होता हुआ जब यहां विपक्ष को नजर नहीं आया तो देखा जा सकता है भाजपा के नेता इस बात को बार बार भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं क्योंकि जनसभा अभी यहां पर भी आयोजित की जाएगी भाजपाइयों की ओर से और बड़े नेता इसमें पहुंचने वाले हैं। तो अब 23 मई के बजाय 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। एक ही दिन सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन और मंडी में रैली करेंगे। मोदी के अलावा अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ भी बड़ी जनसभाएं करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हालांकि भाजपाइयों की ओर से यहां पर डिमांड ज्यादा की जा रही है केंद्र से कि इस बार आदित्यनाथ योगी को जरूर भेजा जाए क्योंकि काफी ज्यादा क्रेज युवाओं में भी उनकी जनसभा को देखने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए देखने में आता है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।